अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, बाज़ लोग बहुत ही खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं और वो जिस चीज़ पे भी हाथ डालें, जैसे मिट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बन जाती है, इस तरह से। और कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं और जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या शाहकार चीज़ें पैदा होती हैं, क्या शाहकार इंसान सामने आते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं झंग की सरज़मीन से एक ऐसे ही शख्स से जो समाजी और कारोबारी हवाले से बहुत बड़ा नाम है, मोहम्मद उमर ख़ान। आइए मिलते हैं। हम मक्का टाउन झंग में मोहम्मद उमर ख़ान साहब की रहायशगाह पर पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जनाब? खैरियत सर, बड़े जी उमर साहब तो इधर मिल गए, तो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में जाना होगा। नहीं जनाब, मेरा ख्याल घर इतना बड़ा है कि वहाँ पहुँचने तक भी गाड़ी में जाना पड़ेगा। जी, नाश्ते की मेज़ है, मोहम्मद उमर ख़ान साहब की रहायशगाह है। 3 भाई मौजूद हैं नाश्ते की मेज़ पे। बड़ी खूबसूरत फैमिली है जो एक आज के दौर में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम इनके यहाँ है। चौथे भाई इस वक्त इधर नहीं हैं, कारोबार के सिलसिले में बाहर हैं, दूसरे शहर में मौजूद हैं। बात करते हैं मोहम्मद उमर ख़ान साहब से इनके लाइफस्टाइल के बारे में, इनकी मसरूफियात के बारे में और इनके खाने पीने की आदत के बारे में। उमर साहब, ये बताइए कि आपके ये फ़िटनेस जो है, ये बचपन से आप फिट स्मार्ट नज़र आते हैं या इसके लिए काफ़ी मतलब आपकी फ़िज़ीक ऐसी है या इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है आपको? नहीं डोगर साहब, ये जो फिज़ीक है ये तो देखें, मेरे बाकी भाई हैं, जो चौथे भाई हैं वो काफ़ी मोटे हैं, तो इसके लिए बड़ा अपने आप पे, अपने नफ्स पे कंट्रोल करके रखना पड़ता है। एक्सरसाइज और खाने में मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं नहीं खाता, तली हुई चीज़ें। और ये तो खैर कुछ थोड़ा सा मुझे एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था बचपन से, उस वजह से भी मैंने अपने खाने की जो तरतीब है बड़ी सिंपल रखा है। सब्ज़ी, दाल, गोश्त, मतलब कुछ तली हुई चीज़ें मैं नहीं खाता। और ज़्यादा जो अगर इस पे मैं अगर सही टिप आपको बताऊं कि मैं जितना खाता हूं उसका 1/3 पोर्शन अपने अंदर मैं गुंजाइश रखता हूं, उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूं। और ये अल्लाह की करम नवाजी ही है कि इसमें। अच्छा, पठान गोश्त बहुत खाते हैं और आप भी खाते होंगे सर, ये तो आप साउथ वजीरिस्तान से हैं। जी, हम साउथ और 71 में आप 71 में सब बुजुर्ग आए। जी, मेरे वालिद साहब तशरीफ़ लाए झंग में और फिर 70 फिर झंग की होके रह गए। वालिद साहब ने बड़ी मेहनत मजदूरियाँ की हैं। फिर अल्लाह का शुक्र है कि जब हम बड़े हुए और हमने फिर अपना कैरियर स्टार्ट किया, तो गोश्त तो सर पठान जो है ना, वो कहते हैं कि अगर पठान के खाने में गोश्त ना हो तो फिर वो पठान शायद उसकी पश्तों की वो देखनी पड़ती है नस्ल के, ये असल पठान है या नहीं है या नहीं है। तो गोश्त में मेरा ख्याल आप चिकन के करीब तो नहीं जाते होंगे? नहीं सर, गोश्त तो अगर देखा जाए ना तो मटन ही गोश्त, अगर सही बादशाहों का वो गोश्त वो कहेंगे तो वो मटन ही है सर। अच्छा, आप क्या खाने में आपको सुबह नाश्ता जब करते हैं, दोपहर को लंच और डिनर, इसकी क्या आपकी डिशेस की क्या तरतीब होती है, क्या खाते हैं आप? सर, सुबह सबसे पहले तो मैं नमाज के लिए उठता हूँ जी। नमाज बाजमात पढ़ने के बाद फिर आके हल्का सा फ्रूट खाता हूँ। फिर उसके बाद मैं इशराक के एक नफल होते हैं, इशराक के नफल पढ़ने के बाद फिर मैं अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ कि या अल्लाह, अब मुझे नींद, मैं नालायक हूँ, मैं जल्दी नहीं जा सकता, तो अब आपने मेरे काम सीधे करने हैं। फिर मैं डॉक्टर साहब 11 बजे उठता हूँ। 11 बजे उठ के एक हल्की देसी घी वाला कोई पराठा, रोटी टाइप और साथ अंडे देसी और दही घर की। और कितने अंडे खाते हैं? मैं तकरीबन कोई 1.5 अंडा खाता हूँ, एक की जर्दी और 2 वाइट उसके होते हैं। और उसके बाद बस चाय शाय पी के फिर निकल जाते हैं। फिर दोपहर को कुछ हल्का सा कुछ स्नैक्स या कुछ चीज़ें ले ली। और शाम की चाय, आपको पता है कि चाय तो हमारे पठानों की एक बड़ा। फिर आप गोश्त तो नहीं खाते होंगे? नहीं सर, गोश्त के लिए तो फिर हमारे जो रात का खाना होता है ना, वो हम सब भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर पाबंदी लगाई है कि रात का खाना इकट्ठा खाएंगे सब। घर पे खाते हैं? घर पे। वो फिर रात के खाने में तो गोश्त, मैं एडमन साहब को रिक्वेस्ट क्या के थक गया हूँ कि सर को गोश्त कम कर दें, क्योंकि आजकल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। माशाल्लाह बहुत बड़ी रहायशगाह है, 2 एकड़ पर मुहित। और अब हम घर के उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे।
محمد عمر خان صاحب کے بھائی ہوں گے, ان کے والد صاحب ہوں گے اور بچے, ان سے سب سے ہم ملاقات کریں گے, باتیں کریں گے, ان کے خیالات سنتے. آئیے سر, کہیے گا محمد عمر خان صاحب آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں, کیا آپ نے خاص کچھ کیا ان کی تربیت کے لیے؟ یہ تو بہت تابعدار ہیں آپ کے ماشاءاللہ, بہت آپ کی تعریفیں کرتے ہیں, اور ایک بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن آج کے اس گئے گزرے دور میں اتنی فرما بردار اولاد, تو کیا اس کا سبب ہے؟ بات یہ ہے اصل میں کہ اس میں نہ میری تربیت ہے نہ ان کی والدہ کی تربیت ہے. میرے ایک بڑے تھے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, حاجی عبدالوہاب صاحب. انہوں نے مجھے بیٹا بنایا تھا, تو ظاہری بات ہے کہ بیٹے کی نسبت سے ان کا آنا جانا, ان اولاد کا ان کے پاس جانا, تو ان کی دل میں اللہ نے ان لوگوں کی محبت ڈالی. اور میں سمجھتا ہوں کوئی دن ان کی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, کوئی ہفتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے ان سب کے بارے میں ایک ایک کا نام لے کے پوچھا نہ ہو. تو ان کی دعاؤں کی برکت ہے, اور وہ ایک عالمی شخصیت ہے, ایک عام آدمی نہیں تھے, تو یہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے بہت جدوجہد کی زندگی میں بتایا انہوں نے, تو کیا آپ کو یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ آپ مالی طور پر ماشاءاللہ اتنے مستحکم ہو جائیں گے کہ آپ کے بچے اتنے 2 ایکڑ کے گھر میں رہیں گے, گاڑیاں, پیسے کی ریل پیل, یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ بات اصل میں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جب میں 68 میں انجینئرنگ سے فارغ ہو گیا تو محکمے کے سارے لوگ میرے پاس آ گئے کہ جی آپ ہمارے ہاں سروس کر رہے. میں نے کہا گورنمنٹ کی سروس میں نہیں جاتا. اس کو معلوم تھا کہ کیا ہے یہ گورنمنٹ کا سروس. تو ایک میرے دوست ہے اظہار احمد قریشی, اظہار لمیٹڈ کے سب سے بڑے وہ تھے. انہوں نے مجھے دیکھا کہ رے بیٹا آپ نے انجینئرنگ کی ہے, آپ بغیر نوکری کے اس سے. میں نے کہا جی اللہ کے علاوہ میں کسی اور کی نوکری نہیں کرتا. میں 1964 سے تبلیغ میں لگا ہوا تھا الحمدللہ. میں نے کہا جی میں اپنا کام کروں گا اگر ہوا بھی. انہوں نے کہا میرے ساتھ کچھ دن کام کرو تاکہ ٹریننگ حاصل کر لے. میں نے کہا جی میں کر لوں گا لیکن تنخواہ نہیں لوں گا, آپ کا ملازم نہیں ہوں گا. کہ وہ آپ کی مرضی ہے, لے نہ لے. ان کے ساتھ میں نے 2 سال کام کر کے پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ محنت کا بدلہ تو ہوتا ہے. میں نے محنت شروع کی. یہ ساری زمینیں اس وقت بہت سستی تھی, 200-250 روپے مرلہ تھا. تو میں نے یہاں بہت ساری زمین خرید لی, گھر کے لیے بھی فیکٹری کے لیے بھی. بس اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنا کے آگے چلتے گئے. پھر اللہ پاک نے ان سے BA کروا کے پھر تعلیم سے جو ہے ان کی تھوڑی سی وہ ہو گئی. تو میں بھی تبلیغ میں بہت مصروف رہا, تو انہوں نے کاروبار کے لیے کہہ دیا. تو ان کے اوپر بھی کئی مراحل آ گئے. بہرحال ان کی ہمت ہے اور اللہ کی طرف سے ان کے بزرگوں کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو پھر چلایا. عمر خان صاحب کے بھائی علی خان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ایک بھائی ہونے کے ناطے بتائیے کہ آپ کے بڑے بھائی عمر خان صاحب جو ہیں, وہ کیا خاص بات ہے کہ اس گھر کو اتنا خوبصورت طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اور سارے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کا سارا کریڈٹ تو میں عمر بھائی کو دوں گا, کیونکہ بچپن سے والد صاحب تو یہاں تبلیغ میں زیادہ ٹائم دیتے تھے. تو جب بھی کوئی اونچ نیچ آتی تھی تو بھائی نے ایز اے والد بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری سرپرستی کی ہے. اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو انہوں نے ہمیں بڑے احسن طریقے سے سمجھایا ہے کہ آپ نے اس وقت میں سے کیسے نکلنا ہے. بس ایک بات ہے, تھوڑا کبھی کبھی غصے میں جب ہوتے ہیں اس وقت پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کے پاس سے گزرا نہ جائے, ادھر ادھر سے گزر لیا جائے. اچھا, جب غصے کے بہت سخت ہیں؟ غصے کے ایسے سخت ہے کہ وہ ان کا ٹمپریری ایک 5 منٹ کا ہوتا ہے, ایک سپیل آتا ہے ان پہ. تو وہ بھی ہمارے لیے تو وہ بھی شفقت ہے. یا ہم
کبھی ان کی اونچی آواز، ان کے غصے کا ہم برا نہیں مانتے، بلکہ ہم یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بات سے انہوں نے منع کیا ہے اس میں ہماری خیر ہوتی ہے. تو بس یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے، وہ 5 منٹ کا ہے، وہ اسپیل ہم گزار لیں تو پھر. دوسرے بھائی صدیق خان صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. کہیے گا جی بڑے بھائی کیسے ہیں؟ بڑے بھائی ان کے ساتھ ہمارا تعلق بھائیوں والا بھی ہے اور دوستوں والا بھی ہے. جب ہم رات اکٹھے ہوتے ہیں تو ایز اے دوست ہمیں ان کو ہمیشہ جو ہے نا مشورہ یا جو بھی انہوں نے ہمیں دینا ہو ایز اے دوست مشورہ دیتے ہیں، اور ہمیشہ ان سے ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. جو چیزیں مطلب ہمیں آگے زندگی میں جو ہے وہ فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز عمر بھائی نے اس طرح بتائی تھی، اب اس کا یہ رزلٹ ہے. تو ہمیشہ ان کو ایک بھائی ایک دوست کی نظر سے دیکھا ہے، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے نا گائیڈ کرتے رہتے ہیں ایز اے دوست ایز اے بھائی. گھر میں بچے بھی موجود ہیں جو عمر صاحب کے دوسرے بھائیوں کے بچے ہیں. کچھ باتیں ان سے کرتے ہیں کیونکہ عمر صاحب کے بچے بڑے ہیں اور وہ شہر میں نہیں ہوتے، سروس میں ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ لا کیا ہوا ہے ادھر ہیں. تو ابھی بچوں سے بات کرتے ہیں. بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ علی خان. عبداللہ علی خان. ہاں جی. انکل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی 2 جملے. وہ بہت اچھے ہیں، ہم سب کا خیال رکھتے ہیں اور فرینڈس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. بیٹے کیا نام ہے؟ میمونہ علی خان. ماشاء اللہ. انکل کچھ کہیے ان کے بارے میں. انکل کیسے ہیں؟ یہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں ہاں. اور جو ہم ان سے کہیں وہ بات مانتے ہیں. واو. اور میرے دوست بھی ہیں. دوستی بھی بتاؤ نا. کیئرنگ بھی ہیں، خیال رکھتے ہیں آپ کا. ہاں جی. آپ کچھ بتائیے انکل عمر خان کے بارے میں. آپ کا نام کیا ہے؟ خنسا علی خان. ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے. آپ انکل کی لاڈلی ہیں؟ یہ بہت ہمارے سب سفر میں خیال رکھتے ہیں اور مجھے بہت پسند ہے. اور یہ ہم ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں کر رہی ہیں. اور جو ہم ان کو کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں. واہ واہ. محمد عمر خان صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیا سوچ ہے ان کی، اور کیا بائنڈنگ فورس ہے جس نے ساری فیملی کو باندھ رکھا ہے اور اس خوبصورت انداز میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اصل میں دیکھا جائے تو ہمارے گھر میں جو سسٹم ہے بڑے چھوٹے کا ادب، بڑے کا ادب چھوٹے کا شفقت، یہی پورے سسٹم کو لے کے چل رہا ہے. میرے والد محترم ہمارے اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے، انہی کی دعائیں ہیں. اور پھر میرے جو بھائی ہیں وہ انتہائی پیارے اور شفیق ہیں، اور کہ مجھ جیسے نالائق کو انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے. اور میں اپنے سفر پہ رواں دواں ہوں، اور پیچھے مجھے کسی معاملات کا نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. چونکہ بزنس کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، علی خان ہماری فلور مل انڈسٹریز کو ڈیل کرتے ہیں، صدیق خان میرے جو پیٹرولیم کے بزنس کو ڈیل کرتے ہیں، اور میرے جو چوتھے بھائی ہیں سعید خان وہ ہونڈا کی ہماری جو ڈیلرشپس ہے ہونڈا کارز کی وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. میرے جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ 4 بیٹے ہیں، وہ بزنس میں آتے نہیں ہیں. اور جو بڑے بیٹے ہیں محمد یوسف خان وہ پیس میں ہیں اور اس وقت سروس کر رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر ٹنڈو محمد خان سندھ میں. اور ان کے بعد دوسرے جو بیٹے ہیں اسامہ خان وہ اس وقت وہ بھی ڈی ایم جی میں ہیں، وہ اس وقت پشاور میں ٹریننگ کر رہے ہیں، اور ان کو کے پی کے ہی الاٹ ہوا ہے، وہ کے پی کے میں ہی وہ سرو کریں گے. تیسرے جو بیٹے ہیں میرے وہ ڈاکٹر سعد، وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن کے امریکہ چلے گئے ہیں اسپیشلائزیشن کے لیے. 3-4 سال بعد انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے. چوتھا بیٹا میرا حذیفہ خان ہے، اور وہ ماشاءاللہ بھی بار اٹلا کے لیے لندن میں ہے، لنکن یونیورسٹی سے وہ کر رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ ساری جائنٹ سسٹم بزنس کی میں اتنا بڑا بزنس مین نہیں ہوں. جیسے میرے والد صاحب نے کہا کہ ہم کوئی بڑے سفید پوش قسم کے بزنس مین ہیں، لیکن اللہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی چیزوں سے نوازا ہے. عمر خان صاحب یہ بتائیے کہ پٹھان ایک تو گوشت بہت کھاتے ہیں، ایک شادیاں بہت کرتے ہیں. میرا خیال ہے، ہو سکتا میں غلط ہوں، لیکن آپ نے ایک ہی شادی پہ کیوں اکتفا کیا ہوا؟
डॉक्टर साहब मैं आपको सही बताऊं, मैं पठान वहाँ था, यहाँ के मैं पठान नहीं रहा। यहाँ कर मैं अपनी जो है ना वो अकलौती बेगम को किसी सूरत में नहीं वो नाराज नहीं करना चाहता। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, ये रिस्क नहीं ले सकता। और अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाले, जब तक वो जिंदा है ये जुर्रत नहीं कर सकता। नहीं, वो वैसे कहते हैं ना कि वो वहाँ आपके इलाके में तो कल्चर ये है कि वो ख़वातीन खुद शादी करवा देती हैं अपने खामद की कि आप करें 1 2 3 4। तो यहाँ तो फिर आके वो जैसे अरबी कहते हैं कि जिसकी एक बीवी होती है वो कहते हैं ये मस्कीन है। मस्कीन है। तो पठान भी मस्कीन ही समझते हैं दूसरे को जिसकी एक बीवी हो। तो पंजाब में आके फिर आप मस्कीन हो गए। बिल्कुल, मैं अपने आप को मस्कीन होना ज़्यादा खुशी महसूस करूंगा और फ़ख्र महसूस करूंगा, क्योंकि एक ही संभाली जाए तो बड़ी बात है। माशाल्लाह, जैसे उसने बच्चों की परवरिश की है, मैं तो उसका भी इंतहाई शुक्रगुजार। खान साहब का मामूल है कि रोज़ाना अपनी वालदा साहबा की कब्र पर हाज़िरी देते हैं, फातह पढ़ते हैं और फिर बाकी कामों के लिए निकलते हैं। आज भी फातह खानी के लिए कब्रिस्तान आए हैं। ये मेरी वाला मोहतरमा की कब्र है, वो मेरी बहन है, और वो हमारी अम्मा जो हाजी अब्दुल वहाब साहब जो पूरी दुनिया की तबलीगी जमात के अमीर थे, उनकी अहलियाँ वो हमारे घर ही रहती थी और हमारे घर ही उनका इंतकाल हुआ और यहीं तदफीन हुई। और मेरी वाला की ख्वाहिश थी कि मेरी तदफीन मेरी जो है ना उस माँ के संग में कंजस्टेड एरियाज से निकलकर कॉलोनियों में शिफ्ट होने का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और पैराडाइज ये कॉलोनी हाउसिंग कॉलोनी है जो उमर खान साहब ने बनाई है और अब इसकी एक्सटेंशन पे काम हो रहा है। ये भी इनका एक बिज़नेस पॉइंट है। यहाँ चक्कर लगाते हैं, जानते हैं कि कारोबार में इन्होंने क्या असूल बना रखा है। खान साहब कहिएगा कि बस पैसा कमाना ही असूल है या कोई ख़ास चीज़ों पे तवज्जो देते हैं, लोगों का कंफर्ट लेवल भी देखते हैं कि इसमें कुछ सहूलत देनी है उन्होंने? असल में सर पैसे कमाना सिर्फ मतलब नहीं है, मतलब है लोगों की खुशियाँ देखना। आप किसी को खुशी देख के उसके बाद जो एंजॉय करते हैं वो पैसों से ज़्यादा उसकी खुशी होती है। हमने यहाँ से 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट लिया और आज अल्लाह का शुक्र है जंग की एक अच्छी सोसाइटी है और हमारे नाम से मंसूब है, हमें इसी की बड़ी खुशी है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप इस बात को मानते हैं कि वो कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, ये किस शक्ल में हो सकता है, मतलब किस तरह से होता है? और आपके यहाँ भी आप समझते हैं कि आपकी कामयाबी में भी आपकी खातून खाना का कोई रोल है? सर बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पहला रोल तो मेरी वालदा मोहतरमा का है कि जिन्होंने मुझे मेरी परवरिश की। फिर उसके बाद आगे जो मेरे सारे मामलात में मेरी मिसेस का है, मैं उसका भी इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से, मैंने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे सका कारोबारी मसरूफियात की वजह से, लेकिन सारी बच्चों की जितनी केयर और उनकी जो ख्याल रखना होता है वो मेरी बेगम ने ही रखा। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो जुमले हैं ये माँ और बेगम के लिए ही फिट है। आप माशाल्लाह 4 भाई, वालिद साहब हयात हैं, आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं और पेट्रोलियम से लेके फिलिंग स्टेशंस और जो कराची से पेट्रोल मंगवाते हैं आप बड़े बड़े टैंकर्स के ज़रिए, वो अलग बिज़नेस है। होंडा की कारों की एजेंसी है आपके पास, आप फ्लोर मिल के मालिक हैं और इसके अलावा रियल एस्टेट का काम करते हैं। ये जितनी भी हैसियतें, सारा कुछ, इतना कुछ आप देख रहे हैं, कैसे मुमकिन हुआ है? ये सारा पैसा कहाँ से आ गया? स्ट्रगल आपके वालिद साहब ने की थी, उस स्ट्रगल के नतीजे में, या इसमें आप चारों भाइयों की स्ट्रगल की वजह से पैसा आया? मेरे भाई तो बिज़नेस में अभी कोई 7-8 साल पहले आए। तो पहले वालिद साहब थे, वालिद साहब ने तबलीगी जमात में काफ़ी वक्त लगाया। मैं समझता हूँ कि जब मैंने बिज़नेस में स्टार्ट किया है तो फिर मैंने ना दिन देखा ना रात देखी। फिर मैंने अपना ओढ़ना बिछोड़ना बिज़नेस और पैसे की कमाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की एक गाइडेंस थी कि रिस्क हलाल होना चाहिए। रिस्क हलाल में देखें डॉक्टर साहब बरकत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ख़ुद भी बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि मैं वो एक साइकिल पे फिरने वाला उमर खान हुआ करता था और आज अल्लाह ने मुझे किस मकाम पे पहुँचाया। ये अल्लाह पाक की करम नवाज़ी। जहाँ आएँ और चिनाब कॉलेज ना आएँ, कैसे हो सकता है? चिनाब कॉलेज के बगैर झंग का तारफ़ ही नामुकम्मल सा लगता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर हैं उमर खान साहब चिनाब कॉलेज के, तो चिनाब कॉलेज देखते हैं। आइए, काबिल कदर तालीमी अदारे के सरबराह से कुछ बात करते हैं कि वो
किस तरह से देखते हैं इस अदारे की जो हैसियत है, इसके पीछे क्या राज, क्या क़ुव्वत कार फरमा है कि आज के इस दौर में वो इतना बड़ा काम कर रहा है कि बहुत ही आला मयार का स्टाफ प्रोड्यूस कर रहा है। सर कहिएगा कॉलेज के बारे में, और आज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के जो मेंबर उमर खान साहब हैं, आज हम चूँकि उनके साथ हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कुछ उनकी इस कॉलेज के हवाले से कुछ जो रोल, कुछ खिदमात उस पर भी रोशनी डाली। मैं एज ए प्रिंसिपल ये कहूँगा कि चनाब कॉलेज झंग यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतरीन अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ का माहौल, हम सब लोग मिलकर चनाब कॉलेज झंग में बच्चों को दी बेस्ट एजुकेशन और ट्रेनिंग और ग्रूमिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की BOT मेंबरान की, तो मैं कहूँगा कि मुझे पिछले 2 साल में DC साहिबान और ख़ास तौर पर BOT मेंबरान, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उनकी मुकम्मल सपोर्ट, उनकी पैटर्नेज मुझे हासिल रही इस इदारे को चलाने के लिए, इसको आगे लेकर जाने के लिए। और मैं यहाँ ख़ास तौर पर उमर ख़ान साहब का मशकूर हूँ और इनका नाम लेना चाहूँगा कि जब भी चनाब कॉलेज झंग में किसी भी वेलफेयर का काम, किसी भी डेवलपमेंट का काम, किसी तरह का प्रोजेक्ट है, तो मैंने DC से पहले उमर ख़ान साहब को मैं फ़ोन करता हूँ कि उमर भाई ये रोड बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ बच्चे हमारे जो हार्डशिप के रेफरेंस से आते हैं, तो ही इज़ ऑलवेज़ देयर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। उमर खान साहब, चनाब कॉलेज को आपकी नज़र से देखें तो कैसा नज़र आता है? पहले तो मैं मुअज़्ज़ज़ हमारे बड़े भाई कर्नल आज़म मकबूल सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज इन्होंने मेरे बारे में बड़े हाई रिमार्क्स दिए हैं। मैं जैसे सर पहले आपको बताया कि मेरे चारों बच्चे चनाब कॉलेज से ही पढ़े हैं, तो मैं तो इस इदारे के साथ मुझे एक खिदमत के साथ अकीदत भी है कि जो आपके, मैंने पहले भी आपको ज़िक्र किया है कि दुनिया में अगर खुशियों का कोई तवाज़न रखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो आपकी औलाद की तरक्की की खुशी आपको खुशी मुहैया करती है। तो मैं समझता हूँ कि इस इदारे में मैं जो वक्त भी देता हूँ, और बाकी जितने हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो आए हैं, इस इदारे की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हर डिप्टी कमिश्नर ने इसमें अपना एक इंतहाई खूबसूरत रोल प्ले किया है। आपको गुस्सा बहुत आता है, आपके भाई ने बताया, जब आता है किन बातों पे आता है? वो डॉक्टर साहब, वो पठान मुंह के बच्चे हैं, अगर उनको थोड़ा इस तरह हम ना संभालें तो फिर वो ठीक नहीं होते। लेकिन गुस्सा मेरा बड़ा ही कम होता है। जब गुस्सा आ जाता है तो फिर सबको पता चल जाता है कि आज भाई का मूड ठीक नहीं है। वो हर बंदा साइड पे इधर उधर साइडें मार रहे होते हैं। लेकिन मैं अक्सर नॉर्मल, मैं ज़्यादातर गुस्से की कैफियत में नहीं रहता, लेकिन जब आता हूँ तो फिर वाकई वो थोड़ा शदीद होता है, जिसके लिए मैं अपनी इस्लाह की कोशिश कर रहा हूँ कि गुस्सा को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। मोहम्मद उमर खान प्रेसिडेंट भी हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झंग के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के। तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झंग पहुँचे हैं, आइए आपको ले चलते। अदारे के बारे में बताइए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये यहाँ पे जो है ये इदारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2003 से जो है वो चंद एक कमरों की बिल्डिंग पे जामिया स्कूल में स्टार्ट हुआ था, और उमर ख़ान साहब जो है उस वक्त से हमारे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरबराही में इदारे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और इस वक्त हम जो है वो यहाँ पे 8 ट्रेड्स चल रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर बिज़नेस, क्लिनिकल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, मोटरसाइकिल मैकेनिक, और HVACR, और जनरल इलेक्ट्रीशियन, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन। और इन्हीं की सरपरस्ती में हमने डिस्ट्रिक्ट जेल में भी जो है वो 2 ट्रेड स्टार्ट किए थे 2017 में। यहाँ स्टूडेंट्स को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, सिविल डिफेंस ऑफिसर भी मौजूद हैं। देखते हैं किस किस्म की ट्रेनिंग होती है और किस तरह से ये ट्रेनिंग दी। झंग जिम खाना क्लब झंग की नई पहचान और हवाला है। झंग जिम खाना क्लब के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं उमर खान साहब। आइए देखते हैं कैसा है। झंग जिम खाना क्लब में मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, और मैंने जैसा कि कहा कि लगता है कि झंग
की एक नई पहचान, एक नया हवाला साबित हो रहा है झंग जिम खाना क्लब, तो बिलाशुबा ऐसा ही है। और इस वक्त हमारे साथ एडीसी जी मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, हम बासत गिलानी साहब मौजूद हैं। सबसे बात करते हैं। उमर ख़ान साहब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी हैं, उनके हवाले से और इस जिम खाना के हवाले से। बासत गिलानी साहब से शुरू कर लेते हैं। उमर ख़ान साहब मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, क्या कहेंगे उनकी खिदमात के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से? आज जिस बिल्डिंग में आप यहाँ पर तशरीफ़ हैं, इसका सारा क्रेडिट ये दो शख्सियात तो मेरे साथ बैठी हुई हैं, जिसमें उमर ख़ान साहब जिन्होंने इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में दिन रात मेहनत की है, खुर्रम शहजाद भट्टी साहब जो सेक्रेटरी एडीसी झंग जिम खाना के हैं। ये नज़र आता है कि बड़े खामोश शख्सियत हैं, लेकिन वर्किंग में ना इनका कोई नेमल बदल नहीं। इन दोनों ने, और जिस तरह डीसी साहब ने, साबका डीसी साहब अब्दुल्ला खुर्रम भट्टी साहब ने, नियाज़ी साहब ने, तो इन्होंने जिस तरह दिन रात मेहनत की है और इसका जो क्रेडिट है इसमें कोई शक नहीं, जो आज के दूल्हा हैं उमर ख़ान साहब, इनको जाता है। राय खुर्रम शहजाद भट्टी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और झंग जिम खाना क्लब के सेक्रेटरी, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी और एक ज़बरदस्त CSP ऑफ़िसर हैं। उससे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं इस क्लब के बारे में और फिर उमर ख़ान साहब के बारे में। भट्टी साहब बताइएगा, आप क्या कहेंगे, आपकी नज़र से देखें तो झंग के लिए ये जिम खाना क्या हैसियत रखता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं इस ज़िमन में सर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर हम आज के इस जिम खाना का अगर हमने देखना हो कि इसका क्या फ़ायदा या किस तरीके से ये लोगों को ये जो है वो मुस्तफ़ीद कर रहा है, किस तरीके से लोग इससे जो है वो रिक्रेशनल और बाकी जो है वो अदर फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं। सर वी हैव टू सी इन पास्ट के जी पास्ट में यहाँ पे झंग में कोई क्या कंपैरेटिवली कोई और जगह कोई अच्छी कोई बैठने की या उस तरीके से कोई जगह थी या कैसे था। तो सर मैं 2017 में यहाँ पे आया बतौर AC। मैंने उस वक़्त का झंग भी देखा और फिर मैं जब अभी 2023-24 में मैं अगेन मुझे अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया, मैंने यहाँ पे बतौर ADCG देखा। तो मैं समझता हूँ कि सर एक तो ये इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लोगों को इकट्ठा बैठाने के लिए, समाजी तौर पे वो इकट्ठा बैठेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी एक एडिशन है, एक बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन है टू द सोसाइटी ऑफ झंग। प्रोमिनेंट इसमें एफर्ट मुझे नज़र आती है जो मेरे इस आज मुझे यहाँ पे 1 साल 7 महीने और 11 दिन हो गए, जो इन 1 साल 7 महीने 11 दिनों में मैंने देखा इस सब में एक बेलौस किस्म की जैसे खिदमत होती है। जैसे अगर मैं भी कभी किसी और कोई असाइनमेंट में बिज़ी हुआ तो मुझे जिम खाना के लिए एफ़र्ट्स करने पे और इसको और बेहतर से बेहतरीन करने के लिए जिस शख्सियत ने मुझे बार बार इस पे कराया और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी इस पे ऑन बोर्ड रखा कि जी नहीं इट्स इम्पॉर्टेंट और हमने इसको करना है, तो ये मैं क्रेडिट देता हूँ जनाब उमर ख़ान साहब को। हमारे साथ हमारे भाई बैठे हैं। मोहम्मद फरीद नवाज़ नौल डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, कुछ बातें उनकी भी। नौल साहब कहिएगा जिम खाना कैसा जा रहा है और उमर ख़ान साहब का इसमें कोई रोल है? अगर किसी इंसान की पहचान करनी हो ना जी, तो 2 बातें हैं। एक कि वो फैमिली में कैसा है, दूसरा वो ज़ाती ज़िंदगी में कैसा है। अगर वो 2 बातों से आप शनाख्त कर लें तो फिर वो इंसान इंतहाई शानदार और आला और लोगों के लिए एक नेमत होता है। तो ज़ाती ज़िंदगी में मैंने इनसे जो बात सीखी कि फैमिली को यकजा कैसे रखा जाता है और भाइयों को बाप बन के कैसे पाला जाता है। तो उमर भाई अल्हम्दुलिल्लाह बेटे भी जवान, शादी भी हो गई, लेकिन आज तक अपने भाइयों को एक औलाद का दर्जा भी दे रहे हैं और भाई का भी दर्जा दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और सिटी 41 झंग के ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा बहुत अरसे से झंग को कवर कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं उमर ख़ान साहब के बारे में। मिर्ज़ा साहब क्या कहेंगे? सर इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उमर ख़ान साहब का झंग की तामीर व तरक्की में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप झंग जिमखाना क्लब की बात कर लें,
آپ چناب کالج کی بات کر لیں، آپ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی بات کر لیں، آپ جھنگ میں لگنے والے فلاحی کیمپس کی بات کر لیں، آپ DHQ میں چلنے والے لنگر خانے کی بات کر لیں، آپ رمضان المبارک میں سستے بازاروں کی بات کر لیں، آپ جھنگ میں کہیں پر بھی جب فلاح کے کام کی بات ہوگی وہاں پر عمر خان کا نام جو ہے وہ ضرور لیا جائے گا. اور ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، وہ شجر کاری کی ہو، وہ فری میڈیکل کیمپ کی ہو، وہ غریبوں کو گرم کپڑے دینے کی ہو، وہ کہیں پر راشن تقسیم کرنے کی بات ہو، وہ گورنمنٹ کی جانب سے مفت آٹا تقسیم کرنے کی بات ہو، وہ رمضان میں جو ہے وہ دسترخوان لگانے کی بات ہو، گویا کہ کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی ہو جس میں جو خلق خدا ہے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، تو عمر خان جو ہیں ان کا نام وہاں پہ ہوتا ہے اور یہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے میں نے بہت ایفرٹ کی. میں یہ سمجھتا تھا کہ عمر خان جو ہیں وہ اگر City 41 کی سکرین کا حصہ نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں یہ جھنگ کے ساتھ زیادتی ہے. اور انہوں نے اس کے اوپر بار بار بات کی کہ ہم کچھ بھی ایسا ڈسکس نہیں کرنے والے جس میں ان کی پروجیکشن ہو. مقصد صرف یہ ہے کہ جھنگ میں جو وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے، اس پروگرام کو ایک پروگریسو اپروچ کے تحت لیا جائے تاکہ اس کار خیر میں مزید لوگ حصہ لے سکیں. یہ بتائیں جھنگ کے لیے کیا کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں آپ؟ جھنگ کے شہریوں کے لیے کوئی پلان ہے؟ ایک تو آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، اس کو ذرا منظم انداز سے کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ ظاہر ہے جس شہر نے آپ کو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، اس کا بھی تو آپ پہ حق ہے. بے شک. اس میں ڈاکٹر صاحب میرا جو اپنا خیال ہے کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں. آپ بجائے کسی کو روٹی کھلانے کے اس کو روٹی کمانے کے قابل بنائیں. تو اس کے لیے میرا اب آج سے بلکہ کل ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہمارا یہ کہ انڈسٹریل زون کے لیے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ جھنگ میں کوئی 2-3 انڈسٹری زون ہوں، اور حکومت سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس میں ہمیں کوئی اچھے پیکج دیے جائیں تاکہ سر جھنگ بڑا زرخیز ہے گندم کے حساب سے، کپاس، گنا اور مکئی. جھنگ میں بڑی ایگری بیس انڈسٹری کی ابھی اس میں گنجائش ہے. تو میں اپنے جتنے بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کوئی جائنٹ کوئی ایفرٹ کر کے کہ ہم میں جھنگ کوئی انڈسٹری ایک زون میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو روزگار فراہم ہو. تو اس کے لیے انشاءاللہ کوشش ہے، باقی وقت بتائے گا انشاءاللہ. ٹرائب گرامر اسکول اور روٹری کلب نے ایک بون فائر کا اہتمام کیا ہے اور ڈنر ہے یہاں. ایک خوبصورت شام ارینج کی ہے عمر خان صاحب کے اعزاز میں. ٹرائب اسکول اینڈ کالج ہے، اس کی گراؤنڈ اور شام جھنگ اور یہ خوبصورت لوگ، بہت ہی خوبصورت شام ہے جو اسٹرائب اسکول اینڈ کالج کے محترم جو ہیں CEO زاہد خورشید لودھی صاحب نے سجا رکھی ہے. یہ شام روٹری کلب کے اشتراک سے وہ دوست موجود ہیں، شہر کی ڈگنیٹریز موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اور اسی منظر پر ہم دوستوں کے تاثرات لے کر پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. اس محفل میں موجود ہیں شہر کے معروف سرجن، شاعر، ادیب، دانشور، ایک ممتاز یہاں کی شخصیت ہیں ڈاکٹر نیاز علی محسن مگھیانہ. ان سے جانتے ہیں کہ وہ عمر خان صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر کہیے گا عمر خان جھنگ کی ایک ڈاکٹر صاحب جو اگر آپ جھنگ آئیں اور یہاں پہ عمر خان کا نام آئے تو یہ ایک محبت کا، پیار کا اور سوشل ورک کا ایک برانڈ ہے. اگر آپ روٹری کلب کا نام لیں اور کوئی کہیں بھی کوئی ایسا سوشل ورک کا نام لیں تو وہ وہاں پہ آپ کو عمر خان آگے آگے نظر آئے گا. غریبوں کی مدد کے لیے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم عمر خان کو ہم نے پکڑ لیا تو اس کا مطلب ہے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اسٹرائب اسکول اینڈ کالج کے CEO زاہد خورشید لودھی صاحب کی باتیں سنتے ہیں. بہت ہی مرنج شخصیت کے مالک ہیں اور بہت جھنگ میں تعلیم کے فروغ کے لیے بہت زبردست خدمات ہیں. چناب کالج کے پرنسپل رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک.
ज़ाहद खुर्शीद लोधी साहब, उनकी बातें। उमर खान साहब को मैं जितना जानता हूँ, खान साहब झंग की चंद उन मुखय्यर हजरात में से हैं जिनको कहीं भी कम्युनिटी की सर्विस के लिए आप रोटरी क्लब झंग सदर के प्लेटफॉर्म से या किसी और प्लेटफॉर्म से इनको आप फोर फ्रंट पे पाएंगे आप इनको। और चाहे वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने हों, उनकी देखभाल करनी हो, फ्लड विक्टिम्स को तक इमदाद पहुंचानी हो, या अर्थक्वेक विक्टिम्स तक पहुंचना हो, तो खान साहब को हम हमेशा आगे पाते हैं। और ये हमारी जो अगर कोई फंड रेजिंग करनी हो तो खान साहब को हम लीडिंग रोल इनका होता है कि ये सबसे मौजूद पर्सन शख्स हैं जो है वो फंड रेजिंग में दूसरों को मोटिवेट करते हैं, पहले खुद इनिशिएट करते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं। वासिफ मजीद शेख यहाँ की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं, बिजनेसमैन हैं और रोटरी क्लब के मेंबर हैं। कुछ बातें उनकी भी सुनते हैं, वो उमर खान साहब के बारे में क्या कहते हैं। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर खान साहब एक शख्सियत हैं, मगर वो एक मोटिवेशन है। मेरे नज़दीक झंग में जो भी कोई फलाही काम होना है उसमें बहुत से मुखय्यर हजरात हैं, लेकिन जो इनिशिएटिव, जो मोटिवेशन उमर खान साहब की वजह से लोगों को मिलता है वो कभी भी नहीं मिला। झंग में जितने पानी के प्लांट लगे, जितने हमारे ऑर्थोपेडिक के हेल्थ के शोबे में, कॉर्नरी केयर यूनिट के शोबे में हम चूँकि बहुत अरसे से मिलकर काम करते हैं, लेकिन उम्र में कम होने के बावजूद इनके अंदर वो कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं कि वो सब को अपने साथ मिला के चलते हैं। नफीस नकवी खान साहब जी एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक इंतहाई कामयाब मुखय्यर शख्स भी हैं, और इन्होंने झंग में बड़े जितने भी फलाई काम, जितने प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, और किसी न किसी प्रोजेक्ट में तकरीबन ये कह लें कि हर प्रोजेक्ट में खान साहब का रोल लाजमी होता है। उमर खान साहब, इतने खूबसूरत जज्बात यहाँ के हम शख्सियात के आपके बारे में, और इतने दोस्त आए हैं आपकी पजीराई के लिए, क्या कहेंगे? और आखिर में खूबसूरत एक मैसेज भी व्यूअर्स के लिए दीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये जो मेरे दोस्त यहाँ बड़े भाई तशरीफ़ रखते हैं, बेसिकली उमर ख़ान नाम जो है इन्हीं दोस्तों के, उमर ख़ान एक, मैं समझता हूँ एक शख्सियत का नाम नहीं है, दोस्तों के एक मजमूए का नाम है। मेरी हर कामयाबी के पीछे जितने मेरे दोस्त तशरीफ़ रखते हैं, भाई हैं, ये साथ होते हैं, और ये इनके बगैर और इन दोस्तों के बगैर कोई काम ऐसा नहीं है जो मुकम्मल हो जाए। और मैं आपकी वसातत से मैसेज ये दूंगा कि मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को इंतहाई खूबसूरती के साथ गुजारना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, अल्लाह के नबी के तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी को गुजार कर और एक अच्छे मुआशरे में अपना अच्छा रोल प्ले करें। अपने घर से लेकर सबसे पहले अपने घर के अंदर खुश अखलाक़ी शुरू करें और माशरे तक वो खुशबू बाहर आ जाए। मुख्तसर सी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के एंड होने का पता ही नहीं चलना। हम अपनी जायदादों में, अपनी उसमें पढ़ते हैं, जिनके लिए जायदादें बनाते हैं वो मरने के अगले ही लम्हे वो आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो इसलिए खुश रहें और अल्लाह की हुक्मों को, मैं समझता हूँ कि 5 वक्त की नमाज को बाजमात पढ़ने से अल्लाह पाक जो है वो तमाम मामलात ज़िंदगी के सीधे कर देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरा दिन हमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ये थे उमर ख़ान, मोहम्मद उमर ख़ान, और झंग की समाजी और कारोबारी शख्सियत। आज दिन भर की इनकी एक्टिविटी आपने देखी और इनके दोस्तों के बारे में उनके ख़यालात सुने, उनके अपने ख़यालात, उनकी सोच, उनके काम, उनकी समाजी खिदमात के बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।